हमारे साथ इस पैनल डिस्कशन में कोरोना का जो वक्त हमारे ऊपर गुजरा है हम उस पर तो चर्चा करेंगे। साथ में देवेंद्र बबली जी से उनके मंत्रालय से जुड़ी हुई बातें, पंचायत इस वक्त काफ़ी चर्चाओं का शब्द है, उस पर भी हम बात करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त सुंदर लाल यादव जी हैं, पूर्व सरपंच हैं। तो सर किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं वो बताएंगे। हमारे साथ लखन सिंह जी हैं, पूर्व सरपंच हैं। और सुरेश मनचंदा जी, MD और CEO बिग विलिस। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत देवेंद्र बबली जी, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ आपको अभी मंत्रालय संभाले हुए, लेकिन हाँ चुनौतियाँ बहुत सारी हैं और सवाल बहुत सारे थे आपसे। पंचायतों को लेकर लोगों का बहुत ज़्यादा जिक्र था कि कब चुनाव होंगे, कैसे होंगे। लेकिन इससे पहले समाज सेवा में भी आपका योगदान रहा है और आपकी पहचान वही रही है। जो कोरोना का वक्त गुजरा उसको एक इंसान के तौर पर, समाज के एक हिस्से के तौर पर आपने किस तरह से देखा और क्या कुछ वो जज्बा था, किस तरह से लोगों की आप मदद कर पाए? देखिए, काफ़ी कठिन समय था, पूरे देश के सामने एक कठिन घड़ी थी। पूरे विश्व में बीमारी आई, इससे हमारा हरियाणा प्रदेश भी अछूता नहीं था। तो जब पहले फेज की जब कोविड की बीमारी आई तो लोगों में भय भी था, अवेयरनेस की भी ज़रूरत थी। और हमारी एक सोशल टीम है। जब मैं सोशली एक्टिव था, बाद में राजनीति में मेरे टोला के लोग मुझे लेकर आए, तो सारा संगठन इकट्ठा हुआ। पार्टी के जो हमारे पदाधिकारी थे इकट्ठा हुए भी इस मौके पर हमें जो एक जनप्रतिनिधि से पहले एक समाज सेवी के रूप में भी हमने जो काम किया तो उसको निभाया। तो हमारा प्रयास हमारे टोहाना हल्के में ठीक रहा। हमने सैनिटाइज कराया गया पूरे हल्के में 3 बार। हमारी पूरी टीम ने, पूरी कंस्टिट्यूंसी को, मैं उसमें खुद भी इन्वॉल्व हुआ और हमने सब ने मिलकर उसको सैनिटाइज किया। और जो ज़रूरतमंद लोग थे, जैसी भी ज़रूरतें थी आपसे, क्योंकि कोविड की वजह से कामकाज पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ा। उसमें हमारे यहाँ शहर में बड़ी अच्छी बात ये थी, काफ़ी सोशल संस्थाएं थी जिन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ कर भाग लिया और उनमें उनका सहयोग करने का काम किया और एक दूसरे का सहारा बने। इसी प्रकार फिर सेकंड फेज में भी और ज़्यादा समस्या, फिर वहाँ ऑक्सीजन को लेकर भी समस्याएँ आई। तो सरकार की तरफ से भी उसमें एक अच्छा प्रयास रहा, फिर भी बहुत सी दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ी। लेकिन इसमें मैं मेरे टोहाना हल्का को धन्यवाद करना चाहूँगा, उस पूरे संगठन का, हमारे पार्टी के लोगों जिन्होंने उस समय में लोगों का सहयोग किया। सुंदर जी, आप किस तरह से देखते हैं? गांव के लिए शहरों में काफ़ी प्रकोप था और शहरों ने बहुत कुछ सहा है। गांव में कोरोना के वक्त लोगों के जहन में क्या था और उस वक्त आप जैसे लोगों की कोशिशें क्या रही? देखिए, इस कोरोना वैश्विक महामारी में हमारे, चाहे प्रदेश की बात हो, देश की बात हो या दुनिया की बात हो, तो बहुत भारी क्षति पहुंची है। और चाहे प्रदेश की सरकार की बात हो या देश की सरकार की बात हो, दोनों की मंशा बहुत साफ थी कि हम किस तरीके से इस वैश्विक महामारी में लोगों की मदद कर सकते हैं। गुड़गांव ज़िले की अगर हम बात करें तो हमारे ज़िले में तत्कालीन जो उपायुक्त महोदय थे अमित खत्री जी, मेरे गांव के सरकारी स्कूल में सबसे पहला दौरा था उनका और वहाँ हमने एक लंगर की व्यवस्था की थी, क्योंकि यहाँ बहुत एक बड़ी संख्या में जो माइग्रेंट लेबर है वो बहुत बड़ी संख्या यहाँ है उन लोगों की। और निश्चित रूप से जब ये संकट का समय था तो खाने पीने की समस्या वहाँ होनी थी। तो 5 से 6 हज़ार लोगों के लिए हमने प्रतिदिन वहाँ सरकारी स्कूल में लंगर की व्यवस्था करवाई थी। और ऐसा नहीं है मेरे सरपंच साथी बैठे सिकोपुर, चाहे रामपुरा, नखड़ोला, नौरंगपुर, सभी गाँवों में पंचायतों ने अपने स्तर पर लंगर की व्यवस्था करवा दी थी। और इन पंचायतों में जब हमने शुरुआत की थी तब ना सरकार से कोई सहयोग मिला था। मैं सरकार की कोई बुराई नहीं कर रहा, क्योंकि बाद में हमें सरकार से सहयोग मिलना शुरू हो गया था। लेकिन क्योंकि नया गुड़गांव भी वहाँ विकसित हुआ है, तो वहाँ की सोसाइटियाँ और गाँव वाले ने मिलकर, सबका एक उद्देश्य था कि भाई हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, कोई भी व्यक्ति। और ये अभी भी एक खतरा सुरेश जी फिर से बढ़ रहा है। ऐसे वक्त में एक बिजनेसमैन के हिसाब से लोगों की सोच क्या होती है कि संकट का वक्त है, इसका फ़ायदा उठाया जाए। ऐसा बहुत से लोग करते भी हैं। और जो ठीक लोग होते हैं तो उनकी तरफ से किस तरह की कोशिश होती है कि मदद कैसे पहुंचाई जाए। फ़ायदा उठाने का भी मौका होता है और मदद पहुंचाने का भी मौका होता है। देखिए, एक कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जिसको समझ में आ गई तो वो निश्चित तौर के ऊपर ना सिर्फ अपना बल्कि समाज का कल्याण करने में सहयोग कर सकता है।
यही जो आपने कोरोना का जो एग्जाम्पल दिया, तो जब ये कोरोना की विकट स्थिति आई तो हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से सहयोग करने की कोशिश में था। एक दूसरे के साथ किस तरीके से सौहार्द बना रहे उसके अंदर में लगा हुआ था। सामाजिक संस्थाएं अपने स्तर के ऊपर पे काम कर रही थी, लेकिन हम एक अलग विजन के साथ में काम कर रहे थे। जिन लोगों के कारोबार बंद हो रहे थे, हम उनके लिए काम कर रहे थे कि उनका कारोबार बंद नहीं होना चाहिए, और आज भी हम उसी के ऊपर ही काम कर रहे हैं। ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन का एक हथियार इस समय पर देश के अंदर में है, और सरकारें, सभी सरकारें आज इसके ऊपर में तवज्जो दे रही हैं कि पूरे सिस्टम को ऑनलाइन किया जाए। तो जितने भी रेडी वाले थे जिनका रोजगार छूट रहा था, जितने भी दुकानदार थे, उनको हमने एक टूल इजाद करके दिया कि आप अपना खुद का अमेज़न बना लो। आप घर पर बैठो, घर पर बैठ करके आप बिजनेस करो। आपके नज़दीक जितने भी लोग हैं उन तक आपका सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। आपका कारोबार बंद नहीं होगा, आपकी दुकान का शटर बंद नहीं होगा, बल्कि 24/7 आपकी दुकान खुली रहेगी। आप रेडी लगाते हैं तो भी कोई चिंता की बात नहीं, आपकी फल फ्रूट सब्जी आपके पड़ोस वाले मोहल्ले के अंदर में बिकेगी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ली। हमने अपने डिलीवरी बॉयज़ को बाज़ार के अंदर में उतारा, उनके लिए मुस्तैद किया उनको। और किसी को खाने की अगर ज़रूरत है, ढाबा बंद है, नहीं मिल रहा है कहीं से खाना, अपना ऑनलाइन के ऊपर पे जाएगा, ऑर्डर प्लेस करेगा और उस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमने ली। तो यहाँ जहाँ तक कॉरपोरेट का एक विज़न होता है, देखिए आप किस तरीके से उसके बीच में पार्टिसिपेट करते हो। हमारा यहाँ पे कतई कोई मकसद ये नहीं था कि हमने उसमें से कोई मुनाफा कमाना है। और अगर आप देखेंगे तो हमारी बहुत सारी सेवाएं जो हैं आज भी मुफ्त में चल रही हैं। हम मदर डेयरी का जो दूध है वो लोगों के घरों में मुफ्त के अंदर में मदर डेयरी के बूथ से उनके घरों तक लेकर के जा रहे हैं कि किसी तरीके से उनको सुविधाएं मिले, उन तक उनका जो जरूरी सामान है वो जाए। कमाने के और बहुत सारे रास्ते हैं, कॉरपोरेट के पास में बहुत सारी चीज़ें हैं। वाकई में कमाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन हाँ, लोगों की भावनाओं से और उनके जज्बे से खेलकर कमाया जाए तो वो अच्छा नहीं होता। ये अच्छी बात आपने कही। लखन जी, गांव तक मदद पहुंची थी क्या सरकार की कोरोना के वक्त में? हालांकि गांव वालों ने खुद अपनी तरफ से ऐसी तैयारियां की थी कि बहुत सारे गांव हमारे ऐसे थे देश में और हरियाणा में भी कि वहां पर एंट्री बहुत मुश्किल से हो पाई। तो उस वक्त को आप जब याद करते हैं तो जहन में क्या आता है? जब लोगों की तरफ से मदद की उम्मीद थी तो तब आपको कैसी मदद मिली? जब सरकार से मदद की उम्मीद थी तो तब कैसी मदद मिली? और आपने अपनी तरफ से अपने गांव के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए किस तरह से कुछ? सबसे पहले तो मैं आपको खबरें अभी तक चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि जो आज आपने एक कॉन्क्लेव के माध्यम से हमें हमारे पंचायत मंत्री श्री देवेंद्र बबली जी के समक्ष साथ में बैठाया। मैं दिल की गहराई से आपको धन्यवाद करता हूँ। रही मदद की बात, सरकार से मदद, हम खुद सरकारी आदमी, जब हम सरपंच चुने गए तो हमें खुद प्रशासन का पूरा हमें सहयोग हो रहा। कुछ टाइम स्टार्टिंग में जब कोरोना काल के लिए जब गांव में जो मेन रास्ते थे वहाँ पे बैरिकेड लगा करके रोक दिए गए थे, उसके बाद सब्जी वालों को रोक दिया गया था, फल वालों को रोक दिया गया था। तो हम जितने पंचायत मेंबर और हमारे जो जिला पार्षद के थे या जो हम सरपंच थे, हमारी पूरी कमेटी एक टीम तैयार करके जिनके खेतों में सब्जियां होती थी वो सब्जियां वहाँ से तुड़वा करके वो सब्जियां हमने स्टार्ट कराई किसी चौक वगैरह पर रखवा करके। फिर हमने स्कूल के अंदर, जैसे मेरे बड़े भाई सुंदरलाल जी ने बताया, कम से कम 5,000 इनके सिकंदरपुर गांव में, 5 से 7,000 हमारे सुखपुर गांव में जितने भी हमारे आसपास के सरपंच थे, सब ने एक लंगर कह लो या चाहे भंडारा कह लो, वहाँ पर अलग अलग, आज अगर सब्जी पूरी दी है तो कल प्लेन रोटी दी है, मतलब इस तरह का हमने गरीब लोगों की पूरी सहायता की सभी सरपंचों ने। और रही प्रशासनिक बात, हम तो सरकार के नुमाइंदे हैं। हरियाणा सरकार में हमारी सरकार, भारत सरकार में हमारी सरकार, हम खुद सरकार के नुमाइंदे। वैसे पता है अभी ऐसा भी हो रहा है कि जो सरकार के लोग हैं ना, वो भी बहुत सारे परेशानी का जिक्र करते हैं कि हमारे काम नहीं हो पा रहे। देखिए, परेशानी जिक्र करने की बात ये है, अगर हमारे वो जो व्यक्ति है ना, वो हमारी सरकार के नहीं है, कुछ व्यक्तियों की नीति बनी होती है कि सरकार को बदनाम करना, किसी सरपंच को बदनाम करना, किसी विधायक मंत्री को बदनाम करना। नहीं, मैं ये चैलेंज साथ कह सकता हूँ, लगभग 10-12 साल से हम राजनीति में, पहले मैं जिला अध्यक्ष भी था और अब मैं प्रेजेंट सरपंच भी हूँ। और हमारे सामने तो कोई ऐसी समस्या कोई व्यक्ति लेके आया है। हमारे पूर्व में मंत्री राव नरबीर सिंह कैबिनेट मिनिस्टर थे, हमारे बादशाहपुर विधानसभा हल्के के अंदर
जो भी राव नरवीर सिंह मंत्री के पास कोई भी चाहे लिस्ट आई, चाहे कि आप रोड का ले लीजिए, चाहे पानी का ले लीजिए, सीवर का ले लीजिए, किसी का भी आप उठा के ले लीजिए, मैं चैलेंज साथ कह सकता हूँ जितना विकास गुड़गांव के अंदर हुआ है, अगर हमें आप डिबेट पे अगर टाइम दे तो हम एक एक चीज गिनवा सकते हैं। अगर सुबह 9 बजे से गिनवाने लगेंगे तो 5 बजे तक की तो हम 5 साल ही राव नरवीर सिंह की गिनवा देंगे। और जो 2.5 साल अब है, हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे पंचायत मंत्री देवेंद्र पूरे बबली गुड़गांव जी, की बात कर रहे हैं। बहुत ज्यादा प्रोग्रेस, यहाँ पे हमारे कोई समस्या नहीं है। अब कोई भी व्यक्ति कह दे कि भाई पंचायत मंत्री बैठे हैं कि भाई पंचायत में ये काम नहीं हो रहा, वो पंचायत मंत्री के पास सीधे थोड़े, पहले सरपंच के पास आए, फिर लोगों को मौका देंगे कि जो गुड़गांव के लोग हैं, कि गुरुग्राम के लोग हैं, कि नाम बदलने के बाद गुरुग्राम में कितना फर्क पड़ा, वो आपसे सवाल जरूर करेंगे और आपसे पूछेंगे। देवेंद्र जी, पंचायत को मजबूत करने को लेकर बहुत सारी योजनाएं रही हैं। जब आपने ये जिम्मेदारी संभाली है तो आपके सामने, आप खुद गांव से रहे हैं, आप काफ़ी लोगों के बीच में रहे, मेन जो मुख्य वजह परेशानियां जो आपको लगी कि हाँ सबसे पहले इन चीज़ों पर हमें फोकस करना है, अभी जब भी चुनाव होंगे, जब भी जिम्मेदारियां सरपंचों को मिलेंगी? देखिए, जो गांव का रहन सहन है उसमें काफ़ी सुधार की जरूरत है। और सरकार, हमारे हरियाणा प्रदेश में जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी आज हम गठबंधन में हैं, चाहे हमारे पार्टी से दुष्यंत जी हों डिप्टी सीएम, और पूरी हमारी कैबिनेट, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे हमारे सरपंच साहिबान हों, सरकार की एक सोच थी कि गांव की डेवलपमेंट शहरी तर्ज पे हो। उसके लिए अनेकों योजनाएं सरकार के द्वारा बनाई गई और कुछ धरातल पर आई। ये कोविड का एक ऐसा समय था, जिस विकास को जिस गति से धरातल पर हम ले जाना चाहते थे, सरकार चाहती थी, उस गति से हम नहीं ले जा पाए। कहीं ना कहीं ये 2 साल एक रोड़ा बना। और जब पिछले 4 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे जिम्मेदारी दी, पूरे डिपार्टमेंट को समझने के बाद, जो हमारे स्कीम्स हैं, एक बहुत बड़ी विकट समस्या आज ग्रे वाटर, जो हमारा गंदा झोंकड़ों का पानी हम जिसको बोल देते हैं, जो वो एक बहुत बड़ी समस्या है, उसको लेकर सरकार ने पहले से प्रयास किया था। और जिस गति से काम था, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, उस गति से नहीं हुआ। अब माननीय पिछले बजट सेशन में जब से माहौल स्मूथ हुआ, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब हम पूरे गाँव के अंदर जितने भी हमारे जोहड़ हैं, इनका जीर्णोद्धार करेंगे। इसमें हम 3-4 स्कीम के माध्यम से हमने काफ़ी करीबन, आज तक अगर मैं मंगाऊं तो 3500 के आसपास हम 700 हो चुके हैं, और 3500 के आसपास हम काम अभी अलॉट कर चुके हैं, जो आने वाले 2 साल के अंदर हम उसको कंप्लीट कराएंगे। आज 1 मई मजदूर दिवस भी है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 24 तारीख को हमारा अमृत सरोवर का उद्घाटन किया था, भाई हम पूरे देश के लिए था प्रोग्राम, लेकिन ऑलरेडी हमारे स्टेट में पहले से शुरू था, तो उसको दोबारा से अमृत महोत्सव जो प्रोग्राम दिया, उसको आज माननीय मुख्यमंत्री ने शुरुआत की है। तो ये समस्या को सरकार प्राथमिकता से ले रही है कि गांव के अंदर जो ग्रे वाटर है, जिसकी वजह से गांव का एक रहन सहन दूषित है, बीमारियों का घर है, उसको हम बिल्कुल ठीक ठाक करके, जो पहले हमारे गाँव में एक सौंदर्यीकरण होता था, प्लांटेशन थी, पशुओं के लिए साफ पानी हो, ग्रे वाटर हो, उसका ट्रीटमेंट करके, क्योंकि आगे आने वाले समय में पानी एक बहुत बड़ी समस्या बनने वाला है, कि उस पानी को हम रिसर्कल करके हम खेती में यूज कर सकें। और थोड़ा अवेयरनेस के लिए भी एक हमने बार बार पंचायतों में भी हम प्रोग्राम चलाए, हमारे अधिकारियों के माध्यम से हम लोगों तक ये, जैसे आप फसल चक्र को देखेंगे कि धान को छोड़कर दूसरी खेती की तरफ हम किसानों को अग्रसर करें ताकि हम पानी को बचा सकें। इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में अभी और हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ई लाइब्रेरी एक नया बजट सेशन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में गांव के लोगों को तोहफा दिया, जो शहरी तर्ज पे, जो शहर के अंदर सुविधा थी, जो बच्चे अपनी स्कूलिंग के बाद एक तैयारी की, उनको लाइब्रेरी की ज़रूरत थी, आज आधुनिक शिक्षा के अंदर कनेक्टिविटी को करके ई लाइब्रेरी बनाने का काम किया। इसी प्रकार से हेल्थ को लेकर अवेयरनेस बच्चों में हो, जो आज एक नशा भी एक समस्या है हमारे प्रदेश में, जो पंजाब की तरफ से बढ़कर हरियाणा की तरफ बढ़ा, उसको रोकने के लिए हेल्थ के लिए जिम देने का एक फैसला हमारी सरकार ने लिया। इसी के साथ हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं, जैसे जेंट्स के लिए तो हमारी बैठने की जगहें होती हैं, अब एक संस्कृति भवन का नाम देकर, जिसमें महिलाएं बैठकर अपना शाम को संगीत कीर्तन वगैरह कर सकें। इसी प्रकार से जो हमारे PSC CSC सेंटर हैं, उनको भी हम अब सारा का सारा जितनी बिल्डिंग्स थी पूरे प्रदेश की, जब से मेरे को जिम्मेवारी मिली, हमने उनको आइडेंटिफाई करवाया है। उसके अंदर भी हम उनको आधुनिक इक्विपमेंट देकर, जो डॉक्टरों की भी एक समस्या है डिपार्टमेंट में, अभी भर्ती की है, उनको पूरा करने का काम करेंगे। कहने का भाव ये कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो आज शहरों में हैं, 100% तो मैं ये नहीं कहूँगा कि गाँव का हम शहर बना देंगे, लेकिन हर तरह से लोगों के साथ जोड़ के, सोशल अवेयरनेस के साथ, सोशल कम्युनिटी जब साथ आएगी, तो बहुत सी जो स्कीमें मैंने जैसे बताई, इन स्कीमों को हम धरातल पर ले जाकर गाँव का सुधार भी करेंगे, और गाँव में 100% तो नहीं, लेकिन 70-80%
शहरी सुविधाएं गाँव में लेकर जाएंगे। इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चाएं आप ही की हो रही हैं हरियाणा में, छाए हुए हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा, ट्विटर पर छाए हुए हैं, बहुत सारी बातें हैं। और मैं और भी सवाल करूंगा, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर भी काफ़ी सवाल हो रहे हैं। पंचायतों में भ्रष्टाचार हुआ, आपने कार्रवाई भी की है, कार्रवाई भी की, आज भी एफआईआर भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ दर्ज हुई हैं। लेकिन उसमें एक विपक्ष का एक सवाल ये भी है कि अधिकारियों को उन पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन और कुछ लोगों को बचाया भी जा रहा है। तो इस तरह के आरोपों पर आपका क्या कहना है, नेताओं को बचाना या उनमें और भी जो इन्वॉल्व है? देखिए, मुझे ये कहते हुए कोई गुरेज नहीं है, समस्याएं हैं। और अगर हम अधिकारियों कर्मचारियों की बात करें, वो भी हमारे बीच के ही, कहीं अदर बाहर से तो आए नहीं, लेकिन उनकी परसेंटेज बहुत कम है, क्योंकि बुराई बहुत जल्दी सामने आ जाती है। और अच्छाई के लिए अगर आपको अच्छाई कमानी है तो एक जीवन समर्पण आपको करना पड़ता है, पूरा जीवन आपका लग जाता है अच्छाई के लिए। मैं ये नहीं कह सकता कि हमारा डिपार्टमेंट पूरी तरह से हर अधिकारी गलत है या हर अधिकारी खराब है या हर अधिकारी करप्ट है। हाँ, कुछ लोग हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा हमारे पास शिकायतें आई, काफ़ी बड़े बड़े उसके अंदर एक किस्म से करप्शन के, जो हमने जब हमारी विजिलेंस से जांच को के लिए दिया, तो जब हमने जो कार्रवाई बनती है, एक सख्त कार्रवाई जो आज तक के इतिहास में, साथ के साथ 12 घंटे में हमारे पास रिपोर्ट आने के बाद हमने उनको रूल 7 में सस्पेंड करने का भी काम किया, और साथ साथ मुकदमा दर्ज करके उस रिकवरी प्रोसेस में लेकर के जाएंगे उसको। और ऐसे जो लोग हैं, सरकार की मंशा जीरो टॉलरेंस पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, पूरी कैबिनेट की सोच है, और हमारी पार्टी की सोच है। और मेरी तो सोच यही है कि हम तो समाज सेवी थे, कोई पॉलिटिकल परिवार तो थे नहीं। आज जो जिम्मेवारी दी है उसको ईमानदारी से निभाऊंगा। और मैं तो आज भी ये प्रोग्राम करके आया, वहाँ भी आज मीडिया के भाई कुछ सवाल पूछ रहे थे बार बार, उनका राइट है। हमने यही एक बात कही कि आने वाले समय में मैं इस काम को और तेजी लेके आऊँगा। लेकिन मैंने अपने हरियाणा के लोगों से एक अपील भी की है कि आप अकेला शिकायत करना कोई सोल्यूशन नहीं है किसी भी काम का। आप साथ जुड़िए, आप अच्छे नागरिक के नाते आपकी ड्यूटी है। अगर कहीं भी कोई डेवलपमेंट जब सरकार धरातल पे ले जा रही है और वहाँ कोताही आपको नजर आती है, तो आप आवाज़ उठाएं। डिपार्टमेंट के संबंधित विभाग के सीनियर अधिकारी तक जाएं, जो वहाँ काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, उन तक जाएं, भाईचारे में उसको समझाएं। नहीं समझता अभी इसको इम्प्रूव करें, ये आपका टेंडर है, आप इस टेंडर के अनुकूल काम नहीं कर रहे हैं, जो इसके गाइडलाइंस है उसको आप अवेयर, उसकी अनदेखी कर रहे हैं। तो आने वाले समय में आप देखेंगे, जब एक कुछ ये कांड कोविड रहा, इसमें मेरे को कोताही, मैं कोई कोताही नहीं बरतूंगा, कहने में गुरेज नहीं करूंगा। कुछ हमारी पंचायतें नहीं है, क्योंकि जब जिम्मेवारी के साथ ये हर आदमी कोई भी गलत नहीं हो सकता। अब एलिगेशन लगाने को तो पॉलिटिकल लोगों पर भी लगते हैं, अधिकारियों पर लगते हैं, कर्मचारियों के ऊपर लगते हैं, सरपंच बने उन पर भी लगते हैं। लेकिन मैं फिर एक बात कह रहा हूँ कि सरकार की मंशा जीरो टॉलरेंस की है, और उसको मेरे रहते हुए हम उसको, मेरे डिपार्टमेंट में हमें उसको ज़मीन पर लेकर आऊँगा। आपने अभी खुद ही जिक्र किया कि आप समाज सेवी थे, और सबको मालूम है, लोग जानते हैं कि आपने लोगों के लिए बहुत से काम किए हैं, बहुत मदद आपने की, ईश्वर ने आपको नवाजा है बहुत सारी चीज़ों से। एक समाज सेवी आकर्षित क्यों होता है राजनीति की तरफ? उसको क्या लगता है, किस तरह की चीज़ें वो हासिल करना चाहता है उससे, और उसको कितना ज़्यादा लगता है कि मैं और ज़्यादा मदद कर सकता हूँ, या कुछ और वजह होती है? एक समाज सेवी का आकर्षण बहुत सारे लोग होते हैं, तो आप क्यों सियासत की तरफ आकर्षित हुए? काफ़ी दिन से आपने कोशिश की और आखिरकार आप एक अच्छे मुकाम पर हैं आज। देखिए, मैं दूसरों के बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं इसको आकर्षित शब्द नहीं कहूँगा, मैं आकर्षित नहीं हुआ जी। और मैं आज भी कोई राजनीति से ज़्यादा प्रेरित भी नहीं जी। हमारी 3 पीढ़ी का इतिहास है। मेरे ग्रैंडफादर साहब कैप्टन उमराव सिंह जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ आज़ाद फौज में कैप्टन, उन्होंने एक देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। मेरे फादर साहब पे किसानी थी, वो खेती बाड़ी से उन्होंने हमारा पालन पोषण किया। दादा के पोते थे, दादा के दादा ने हमें परवरिश दी। गुड़गावा आगे की तरफ बढ़ रहा था, मेरा सौभाग्य था कि मैं यहाँ पर शिफ्ट हो गया, और कारोबारी के रूप में उस परमात्मा ने हमें आशीर्वाद दे दिया। इतने हम कोई लायक भी नहीं थे जो लायक था, जिस लेवल पे उन्होंने हमें खड़ा कर दिया। लेकिन वो एक परंपरा थी, सोशल वर्किंग, जो सोशल सेवा मेरे देश के लिए भी मेरे खून में भी थी, मेरी परवरिश में भी थी, वो मुझे वहाँ अटैच करे रही, मेरे गांव से, मेरे परिवारों से। और लोगों ने धीरे धीरे जो हमारे सोशल ज़रूरतें होती हैं, पहले हमारे धार्मिक संस्थाएं बनी होती है, जो हमारे युवा क्लब होते हैं, फिर ज़रूरतमंद हमारी बच्चियाँ थी, हमारे स्कूल हैं, कुछ हमारी संस्थाएं थी जो आंखों के ऑपरेशन फ्री कराती थी, 1-2 हमारी ऐसी संस्थाएं थी जो बच्चियों को पढ़ाने का काम करती थी। तो उन्होंने मुझे वहाँ बुलाना शुरू किया, और वो देखते ही देखते लोगों में का एक खुद ये मन बना कि वहाँ का जो मेरे से पहले वाले, मैं कोई एलिगेट नहीं करूँगा किसी पर, कि कहीं न कहीं एक राजनीति थी, वो राज भोगने की राजनीति थी।
सत्ता सुख भोगने की राजनीति थी और सत्ता का एक व्यवसायीकरण मैं कह सकता हूँ उन लोगों ने बनाया हुआ था। खेती उनकी थी, खेती हमारे थी, लेकिन वो खेती के बाद एकदम देखा देखी कोई बिजनेस नहीं होता, फटाफट से ग्रोथ हो जाती है, समझ में नहीं आता वो कहाँ से क्या आता है, लेकिन वो जनता के समझ में आता है वो कहाँ से क्या आता है। हमने जब ये शुरुआत की तो लोगों ने जब मेरा मन बनाया और उन्होंने एक ये जिम्मेवारी मुझे देने की ठान ली और एक किस्म से मुझे कहा कि ये काम आपको करना पड़ेगा, तब मैं पहला चुनाव में बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ा, लेकिन मैं चुनाव लूज मैंने किया, लेकिन एक सम्मानजनक हार थी वो। उसके बाद फिर मैंने अपना मन पक्का बनाया कि कोई तो इसको बदलाव के लिए, हम अपना जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए सब कुछ करते हैं, इस देश के लिए भी हमारी जिम्मेवारी है। मैं उस सोच से काम कर रहा हूँ। ना आज भी मेरा कोई पैशन है, ना मेरा शौक है, और जो लोग इसको व्यवसाय के रूप में देखते हैं ना ये मेरा व्यवसाय है। मैं एक सेवा के रूप में इस राजनीति में आया हूँ। सक्सेस कितना होगा मुझे नहीं पता। इसके राजनीति में आप आए और सक्सेस आप हैं और धीरे धीरे इंशाल्लाह होंगे आप आगे भी, और उम्मीद है कि आप जिस नियत को लेकर आए हैं उस पर खरा उतरेंगे, और जो नियत आपने बताया कि जनता की सिर्फ और सिर्फ सेवा। योजनाएं क्या है एक मंत्री के रूप में? जब विधायक बने तो तब क्या सोच लिया था आपने, और जो मंत्रालय आपके पास है खासतौर से पंचायत, अगर ये मजबूत हो जाएं तो हमारा देश बहुत तरक्की कर सकता है और कर रहा है, अगर ये मजबूत हो जाए पंचायतें, तो देवेंद्र बबली की योजनाएं क्या हैं अपने महकमे को लेकर और पंचायतों को लेकर? देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज पूरा हिंदुस्तान गांव में बसता है, 70% आबादी आज गांव देहात में है, अगर मैं हरियाणा की बात करूँ या हिंदुस्तान की बात करूँ। और हर गांव में बैठे उस ग्राम में जितने भी हमारे परिवार है, ग्रामवासी है, उनका भी मन करता है जब वो बड़े शहरों की तरफ आते हैं, सुख सुविधाएं देखते हैं भी हमारे तक भी, हमारे परिवारों तक भी सुख सुविधा आए। और जब मुझे लगभग मेरा ये अगर सोशल और राजनीतिक जीवन को गिनूँ अपने पारिवारिक संघर्ष के अलावा, तो करीबन 13-14 साल में कह सकता हूँ, 15 साल हो गए मेरे को। जब मैं जनप्रतिनिधि बना तो हम गठबंधन में गए। वहाँ का मेरे कंस्टिट्यूंसी की अगर बात करूँ तो माहौल थोड़ा सा, जो हमारे से पहले वाले लोग थे उन्होंने उसकी व्यवस्था को दूसरे तरीके से चलाया हुआ था। हमने अधिकारियों से, पहली बार मुझे याद भी आ जाए, विधायक के बाद जब मैंने अपनी मीटिंग ली अपने विधानसभा में हमारे अधिकारियों के साथ, तो मेरा पहला उनसे एक अनुरोध शब्द मैंने यूज किया कि मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि जो पहले की व्यवस्थाएं थी हमें उनको मिलकर बदलना है, एक टीम के रूप में काम करना है, और आप सबका सहयोग एक जनप्रतिनिधि नाते जो जिम्मेवारी आज मुझे मिली है मुझे चाहिए। और मैंने वहाँ एक शब्द यूज किया था, शायद कोई भी जनप्रतिनिधि जब आप पब्लिक प्लेस पे होते हो या मीडिया के सामने तो नहीं करता कि मुझे पॉलिटिकल लीकेज बंद करो। मैंने उनको सीधा संदेश ये दिया कि जो आज की व्यवस्था थी उसको आप बंद करो, जो पीछे तुमने चलाई हुई थी। हम जनभावना से जन सेवा के लिए हैं। सरकार की रूल बुक है, आप किसी भी पद पे हैं, चाहे आप अधिकारी हैं चाहे कोई कर्मचारी हैं, तो आपको सर्विस रूल बुक बढ़ाई जाती है और आपको एक शपथ दिलाई जाती है। इसी तरह से विधानसभा में विधायक बढ़ता है उसको शपथ मिलती है। आप मंत्री के पद पे बैठते हो, मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री के पद पे। हमने अपनी उस शपथ के ऊपर हम सब ने मिलके, और मेरे लोगों ने जो विश्वास उस टाइम, चलो आज हम गठबंधन में हैं, उस टाइम एक वेव अलग सी थी, और एक मेरा बड़ा चैलेंज का चुनाव था जो मेरी कंस्टिट्यूंसी का था, क्योंकि सरकार, आज हम सरकार के गठबंधन में, उस टाइम हम सरकार के अपोजिशन चुनाव लड़ रहे थे, और उस टाइम जो हमारे सामने थे उनके पास सारी ताकतें थी, छल और बल भी थे, लेकिन छल बल सामने वाले छल बल करता ही है। हम साधारण सेवा भावना से चुनाव लड़ रहे थे, और जिसको राजनीतिक स्वाद पड़ जाता है, अपने राजनीतिक जो स्वाद जिसको पड़ जाता है, जिस राजनीति में जिसको कुछ ऐंठने की आदत पड़ जाती है, वो फिर हर हथकंडे बनाता है कि सीट ये मेरे से जाए ना, और ये मेरा जो व्यवसाय जो चाहे ये चलता रहे। लेकिन ये जनता जनार्दन है, ये सब कुछ जानती है। हमारे टोहाना की जनता ने एक बहुत कड़ा फैसला लिया था, और वो मेरे संघर्ष, मेरी सोच और मेरे विजन पे मैंने उनसे 2-3 बातें कही थी कि आपके साथ रहूँगा, आपको मान सम्मान देने का काम करूँगा, आपका जो हक है डेवलपमेंट को लेकर सरकार में, आप मुझे जनप्रतिनिधि चुनिए, क्योंकि उस टाइम एक माहौल अलग था, मैं उसको लेकर आने का काम करूँगा। और उसके बाद सरकार में हमारे टोहाना हल्के की ही एक आवाज़ ऐसी थी जो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी समझ में आई, हमारी पार्टी में समझ में आई। 2.5 साल तो लगे, लेकिन 2.5 साल के बाद जो आज मुझे ये बड़ी जिम्मेवारी मैं कह सकता हूँ इसको मुझे मिली है, मैं तो आज आपके चैनल के सामने दर्शक जो भी देख रहे होंगे उनको मेरे पे विश्वास है, टोहाना वालों को, और ये विश्वास पूरे प्रदेश में आने वाले समय में प्रदेश की जनता भी मेरे ऊपर करेगी, क्योंकि जो ड्यूटी मुझे मिली है मैं उस चेयर को इज्जत के साथ उस ड्यूटी को निभाने का काम करूंगा। और गांव के अंदर
जो मैं आज आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो स्कीम्स ऑलरेडी बनी हुई थी सरकार की मंशा में कोई खोट नहीं है। जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने गाँव के लिए हमारी सरकार ने जो सोच बना रखी थी, अगर हम उसको आने वाले समय में धरातल पर लेकर आए तो गाँव का रूप आप बदलते हुए देखेंगे। ये मैं आज आपके सामने अच्छा, फिर मैं आपसे लखन जी और सुंदर जी आपसे मैं पूछूं, जो और दूसरे हमारे गांव हैं हरियाणा के दूसरे ज़िले हैं उनके गांव और गुरुग्राम के गांव थोड़े से विकसित हैं क्या, या उनकी भी वैसी समस्याएं जो दूसरे गांव की होती हैं? जी देखिए, अगर हम लोग बात मंत्री करें- जी सामने तो आज हम ये भी चाह रहे हैं कि वो समस्याएं आपके वैसे तो आप लोग बताएंगे उनको, अपने वो मंत्री जी मीटिंग भी करते हो, सामने लेकिन मैं बात करूं 2016 में। जी 2016 में जब हरियाणा में पंचायत के चुनाव हुए थे तो पूरे भारत में एक इतिहास रचा गया था। तत्कालीन पंचायत मंत्री थे, जो वर्तमान में अभी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी। सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ने के बाद उन्होंने पूरे भारतवर्ष में हरियाणा में पढ़ी लिखी पंचायतों का गठन किया था, जिसकी प्रदेश की पंचायत की आयु आई थी 35 वर्ष। और पूरे प्रदेश में उन पंचायतों ने, क्योंकि लगभग 3 साल का कार्यकाल पार्ट 1 सरकार में था और 2 साल का कार्यकाल पार्ट 2 सरकार में था, बहुत बेहतरीन कार्य पूरे प्रदेश में पंचायतों ने अपने स्तर पर किया है। वो चाहे गुड़गांव जिला है, वो चाहे जींद जिला है, मतलब 22 के 22 जिलों में नेक और ईमानदारी से इस प्रदेश सरकार की भी नीयत साफ थी और सरपंचों की भी नीयत साफ थी। अब चूंकि चुनाव डिले हो रहा है लगभग 1.25 साल 1.5 साल, जो 5 साल उन पंचायतों ने मेहनत की थी, कहीं ना कहीं अधिकारियों के हाथ में जब स्थिति है तो वो विकास कार्य उतने नहीं हो पा रहे जितने होने चाहिए। माननीय पंचायत मंत्री जी के पास प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, क्योंकि गांव से चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी रहे हैं या मनोहर लाल जी रहे हैं, सबकी एक नीयत, जब हमारे गांव विकसित होंगे तब हमारा देश विकसित होगा। तो अगर प्रदेश सरकार की बात करें हम, प्रदेश सरकार में जो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है वो पंचायत मंत्री जी के पास होती है। और हमारे पंचायत मंत्री जी तो बिल्कुल नौजवान हैं। मुझे लगता है निश्चित रूप से इनके नेतृत्व में आने वाले समय में बहुत जल्दी हमारे पंचायत के चुनाव हो जाएंगे, और जिस तरीके से पिछले 5 साल में इन पंचायतों ने जो कार्य किया था, आगे भी उसी तरीके से पूरे प्रदेश में कार्य होते रहेंगे। और एक पंचायत मंत्री से मैं माननीय पंचायत मंत्री से निवेदन भी करूंगा कि पिछली सरकार में एक स्टार रेम्बो योजना लागू की गई थी। माननीय मंत्री जी, निश्चित रूप से उसमें आपसी सरपंचों में कितना कंपटीशन था एक स्टार लेने के लिए, कोई स्टार 1 लाख का था, कोई 1.5 लाख का, कोई 2 लाख का। वो ऐसी योजना थी कि सब सरपंचों में होड़ थी, सारे सरपंच अपने अपने गांव में छुप के काम कर रहे थे जी, कि कदे पड़ोसी सरपंच मेरे दूसरे गांव वाला ना देख ले। तो मेरा आपसे निवेदन है कि उस योजना को आप बरकरार रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जो गांव की स्थिति है वो और बेहतर होगी, क्योंकि कंपटीशन होता है सरपंचों में। एक अच्छा उसमें एक तो सरपंचों को पैसा मिलेगा, दूसरा जब भी 26 जनवरी या 15 अगस्त का हमारा जो जिले में प्रोग्राम होता है उसमें सरपंच को सम्मानित किया जाता है। तो वो 2 ऐसे मामले हैं कि निश्चित रूप से वो बबली जी के जहन में भी उसको और आगे उसको और मजबूत करने का हाँ जी, बिल्कुल। मैं पूछूंगा उनसे, आप किस तरह से बताएंगे? देखिए, बहुत संक्षेप में कि जो मुख्य बातें हैं जो मुख्य समस्याओं- ये बताई है आपसे, जो हमारे जो गांव में अब तो मेन तो चुनाव का मुद्दा है, चुनाव क्योंकि 1.5 साल हो गई है। पंचायत मंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि चुनाव अगर सरपंचों के जल्दी हो जाए तो गांव में विकास सुचारू रूप से फिर से शुरू हो जाएगा, क्योंकि अधिकारियों के ऊपर इतना वजन नहीं रहता। जो गांव का जनप्रतिनिधि होता है, जनप्रतिनिधि को गांव वाले रात में भी उठा लेते हैं, सुबह 6 बजे उठा लेते हैं, उसको सोने नहीं देते, उनको घंटी बजाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे घुस जाते हैं, सरपंच साहब आप खड़े हो और ये काम है हमारे, वो नाली बनानी, हमारा रास्ता बनाना, कल की शादी है। तो मेरी तो पंचायत मंत्री जी से, बड़े भाई से प्रार्थना है कि पंचायत में सरपंचों का चुनाव, जिला परिषद चुनाव जल्द से जल्द कराए। और एक मैं दूसरा आपके क्वेश्चन से हटके बात करूँगा, मेरे छोटे भाई राकेश काउंसलर जी से आपने क्वेश्चन किया था मनोज सिसोदिया जी के लिए, स्कूल का डेवलपमेंट के लिए। मैं आपको चैलेंज सहयोगी ने किया था। हाँ,
उन्होंने किया था, आपके जो साथी थे सहयोगी बिल्कुल, ने। हमने किया तो भाई राकेश से आपने क्वेश्चन किया था कि जी दिल्ली के स्कूल मॉडल स्कूल है। मैं पंचायत मंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपके चैनल से भी प्रार्थना करता हूँ, सिकोपुर गांव की एक बार आप विजिट कर लीजिए। मेरा सिकोपुर गांव का सीनियर सेकेंडरी स्कूल और प्राइमरी स्कूल आप चेक कर लीजिए। मेरा जो क्रिकेट का स्टेडियम है वो चेक कर लीजिए। कि हम दिल्ली से कम है? हमारे ऊपर जब पंचायत मंत्रियों का आशीर्वाद था, सरकार का आशीर्वाद था, हमारा सिकोपुर गांव मॉडल गांव स्कूल एक बार आप देखो, प्राइवेट की तर्ज पे, दिल्ली की तर्ज पे, केजरीवाल जी खुद आके देख ले। अगर वो हमारे सिकोपुर स्कूल की वो क्या बोलते हैं उसको देख करके उसी की तरह से नए स्कूल बनाएगा तो हरियाणा में ये बड़ी बात है। इसको हम बिल्कुल इसको कवर करेंगे और शायद दिखाया भी हो, लेकिन हम अपने रिपोर्टर वहां पर भेजेंगे। और ये आप बहस शुरू कर रहे हैं एक नई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आकर हमारे स्कूल से मिलान करें कि कहां पर अच्छा और वो फिर सिकोपुर के स्कूल ही तर्ज पे स्कूल बनाएगा। ये मैं बताना चाहता हूँ आपको। सुरेश जी, फार्मर्स के लिए आप लोगों की किस तरह से मदद आपके जरिए हुई, किस तरह से आप लोग काम कर पाए? देखिए, मैं तकरीबन पिछले 16 साल गांव की हम बात कर रहे हैं तो जी, मैं पिछले 16 साल से कमोडिटी से बहुत नज़दीक से कनेक्टेड रहा हूँ। चाहे वो पैडी हो, चाहे आपके ग्वार हो, तो इसकी रिपोर्ट्स मैंने बहुत पब्लिश की। और इसी दौरान हमने ये देखा है कि फार्मर्स के लिए एक मार्केट प्लेस होना चाहिए। बल्कि चूँकि मंत्री जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मंत्री जी यहीं पर ही हैं, अगर गांव-गांव के अंदर में हाट बना करके और उसको एक बाज़ार दिया जाए तो वो बाज़ार देने के लिए हम तैयार हैं। देखिए, आज ऑनलाइन सारा मैकेनिज़्म है, फार्मर्स को कुछ नहीं करना, उसके लिए बाज़ार हम ला करके दे सकते हैं। और केवल वहाँ पे अगर जो थोड़ी जगह मिल के और थोड़ा सा उसको मंडी का प्रारूप दे दिया जाए तो वहाँ से एक बहुत अच्छा कारोबार जो है वो फार्मर्स को मिल सकता है। अभी हम फार्मर्स के लिए दो काम कर रहे हैं। एक, क्योंकि हम जितने भी ट्रेडर्स हैं उनको हमने अपने साथ में एसोसिएट किया है, और अभी ये पायलट प्रोजेक्ट जो है वो हम हिसार से और सिरसा से कर रहे हैं। वहाँ पे हमने कुछ एक पेस्टिसाइड्स की शॉप्स और ग्वार, ये आपकी खल और बिनौला की शॉप्स, इनको हमने कनेक्ट किया है। और फार्मर्स के जो भी सामान है वो घर पर बैठ करके अपने ऑर्डर कर सकता है, बल्कि उसको जो बाजार के अंदर रेट है उससे भी करीब 20 से 25% सस्ता, अच्छी क्वालिटी का। प्लस इसके साथ में उसके पास जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, चाहे वो दूध है, चाहे सब्जी है, चाहे वो फल उगा रहा है, क्योंकि अगर सिरसा वाली तरफ आप जाओगे तो वहाँ पे कीनू की बड़ी अच्छी बेल्ट है, अमरूद भी है और अमरूद भी है। तो वहाँ से उसको सोर्स करना, और सोर्स करके अगर एक्सपोर्ट की क्वालिटी है तो उसको एक्सपोर्ट करना, और अगर डोमेस्टिक मार्केट के अंदर वो कंज्यूम हो सकता है तो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर में उसको कंज्यूम करवाना। तो डायरेक्ट हमारी कोशिश है कि फार्मर को वो मार्केट प्लेस अवेलेबल करवा दिया जाए, और बीच में जो बिचौलिए हैं उनको खत्म किया जाए। फार्मर अपना प्राइस खुद तय कर सकता है। ये मैकेनिज्म हमने ऑलरेडी दिया हुआ है और इसके ऊपर हमारा पायलट चल रहा है। अब सवाल जो इस वक्त आपसे हर जगह पूछा जा रहा होगा वो कि पंचायत चुनाव कब होंगे? आप सब जानते ही हैं, सरपंच साहब भी जानते हैं, कोर्ट मामला है और 3 तारीख को डेट है, उसकी मजबूती से पैरवी कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि शायद ये डेट या इससे अगली डेट में फैसला हमारे हक में होगा और बहुत जल्दी हम इस चुनाव को कराएंगे। और दूसरा, मैं आपकी बात पे कहना चाहूँगा, ऑलरेडी मैं खुद विजिट करके आया था अभी थोड़े दिन पहले, क्योंकि मैं किसानी में मेरा इंटरेस्ट भी रहा और मैंने किसानी खुद की भी हुई है। जी, ये आपका बिल्कुल प्रपोजल, आप इसका एक पूरा प्रपोजल बनाइए। ऑलरेडी हमने जो पहले हम कम्युनिटी के नाम पे छोटी छोटी बिल्डिंग बना देते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब फैसला लिया। पिछले आप मेरे पीछे देख रहे होंगे जो भाई साहब ने, सरपंच साहब ने नाम लिए कि वो हमने ऐसे जिम दिए हैं जो हमारे गुड़गांव में हैं। ई लाइब्रेरी हमने ऐसे बना के दी है, जैसे मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। अभी हमने 3500 बिल्डिंगें जो मैंने बताई थी, नीति की थी, उनमें से हम शुरुआत कर चुके हैं। 1-1000 को हमने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दिया है। और वो एसी लाइब्रेरी है, एसी जिम है, वो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है, उनका यूटिलाइज होगा। और वो गुड़गांव की फैसिलिटी मैं गांव में मैं शुरुआत कर चुका हूं, क्योंकि मैंने खुद ने गुड़गांव देखा है। मैं पिछले 96-7 से गुड़गांव में रहता हूं, तो मैं गुड़गांव को, हमारे महानगरों की जो फैसिलिटी है उसको गांव के हर गांव तक ले जाने के लिए मैंने लोगों से वादा किया है, हमारी सरकार ने वादा किया है। साथ में हमने अब एक बड़ा कम्युनिटी सेंटर, जिसको ऑलरेडी हमारी सरकार की स्कीम थी,
उसको मैंने माननीय मुख्यमंत्री रिक्वेस्ट करके मल्टीपल सिस्टम में कन्वर्ट किया है। ओके। उसमें हम एक उनको मैरिज हॉल भी देंगे, बहुत अच्छा हॉल जिसके अंदर गांव की शादियां वहाँ हों, उनको बाहर ना जाना पड़े। उल्टा उसको हम इस ढंग से डिजाइन किया है कि वो गांव की इनकम भी जनरेट करेगा। जब गांव को जरूरत नहीं होगी, गांव वाले उसको लीज पर भी दे सकेंगे। और उसी के अंदर हमने, अगर गांव के अंदर हमारी पुरानी बिल्डिंगें नहीं है जिनमें हम जिम दे सकें, जिम का उसमें प्रावधान है, लाइब्रेरी का उसमें है, ओपन जिम का उसमें है। एक ग्राउंड हमने जो लोकल गांव में खेलने के लिए बच्चों को वॉलीबॉल है, बैडमिंटन, फुटबॉल की जो छोटा क्रिकेट खेल लेते हैं, उस ढंग से हम उसको डिजाइन कर रहे हैं कि मल्टीपल। और साथ में एक एग्रीकल्चर को लेकर, हालांकि एग्रीकल्चर महकमा डिपार्टमेंट अलग है, लेकिन उसके अंदर मैंने एक बिल्डिंग का स्पेस ऑलरेडी डिजाइन कराया है। जो स्कीम आप दे रहे थे, ये स्कीम मेरे पास एक दो जगह से और प्रपोजल आए थे। आप स्कीम लेकर आइए, हमने वो जगह ऑलरेडी उसमें आइडेंटिफाई की हुई है। वो ऑफिस या जितनी स्पेस आपको चाहिए हम उसके अंदर आपको निकाल के देने का काम करेंगे। और आज बहुत से जो कॉर्पोरेट घरानों से लोग हैं जी, बहुत बड़े स्कूल, शिक्षा, जैसे बिल्कुल ठीक कहा सरपंच साहब ने, जिस गांव का सरपंच एक्टिव है या गांव वासी अवेयर है, मेरी खुद की कंस्टिट्यूंसी में कम से कम, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 40% स्कूल में खुद जब विधायक बनने के बाद उनके विजिट करने गया, उन्होंने उन स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतरीन, क्योंकि कैंपस हमारे पास एसेट्स बहुत है स्कूलों का, 1-2 एकड़ में प्राइवेट अगर कोई अपना स्कूल बढ़ाता है, मैं हमारे हरियाणा प्रदेश के सारे स्कूल, कोई भी लैंड 3, 4, 5, 7, 10 एकड़ से कम नहीं है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हमने पूरे का हरियाणा का एक एक गांव का ब्लूप्रिंट मैंने तैयार कर दिया है। सीट पे बैठते ही तैयार करना शुरू कर दिया था। क्लस्टर बनाए गए थे सरकार के द्वारा, 10 क्लस्टर हमारी सरकार ने मेरे से पहले से बनाए हुए थे। उसके अंदर बिल्कुल 100% शहरीकरण, अगर बड़ा महाग्राम पंचायत है उसमें सीवर व्यवस्था देने का प्रावधान, STP लगाने का, मतलब A to Z, A से Z तक सुविधा गांव में देने का सरकार का, उसमें 142 गांव चिन्हित किए थे क्लस्टर के माध्यम से। उसके साथ साथ हमने पूरे हरियाणा प्रदेश में 6200 के आसपास हमारी पंचायतें हैं, टोटल ब्लूप्रिंट पे आ गई है। कितना हमारा एसेट्स है, पुराना एसेट्स कौन सा है, जिसके अंदर आपने पीछे स्क्रीन पे देखे भी होंगे, अभी जो जिम और लाइब्रेरियाँ चल रही हैं, ये आने वाले 3 महीने में हम इनको पूरा करेंगे। और साथ साथ जो नई बिल्डिंग है, अभी करीबन मैंने उसको चिन्हित कराया, हमारे पास 1000-1500 ऐसी लैंड निकल के आई है, जो गाँव की लोकेशन भी उसकी अच्छी है, गाँव के बिल्कुल अटैच करती हुई लोकेशन है। 3 से 5 एकड़ में हम ये मल्टीपल सुविधा के साथ, जिसके अंदर आप वाला प्रपोजल भी फिट होता है, उसको भी धरातल पर ले जाने का काम करेंगे। और उससे जो एक हमारी सोच रहती है सरकार की, और हम बार बार स्पीचों में स्टेजों में बोलते हैं, शहरीकरण, वो शहरीकरण आने वाले समय में हमारी सरकार गांव में लेकर जाएगी। इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूँगा, वक्त अब ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हाँ जी 2 मिनट और लूँगा मैं इसमें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसमें हम बहुत पिछड़े हुए हैं। अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे मैं एक आपको उदाहरण दूं, आपकी भिंडी है, भिंडी अगर हम देखें तो 10-12 रुपए 15 रुपए किलो किसान को मिलता है। अगर हम इसका क्लस्टर जोन बना करके इसको डेवलप किया जाए तो भिंडी हम 300 रुपए पर किलो पर भी बेच सकते हैं। तो वो भी मैं प्रपोजल आपके समक्ष, ऑलरेडी हमारे पास ये स्कीम है जी, हम क्लस्टर बनाकर आप उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आइए जी, हम आपको हर वो सुविधा प्रदान करेंगे जो आपको, हमें लीज बेस पर अगर आपको लैंड चाहिए, मेरी पंचायत आपको देगी। बबली जी, लेकर आइए। बहुत संक्षेप में एक सवाल, सुशील गुप्ता लगातार आपको लेकर ट्वीट कर रहे हैं और आप भी उनको जवाब दे रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? बहुत सारे ट्वीट्स में उनकी तरफ से बातें कही गई, आपकी तरफ से कही। देखिए, जो काम मैं करने जा रहा हूँ ना, हम लोग ईमानदार दिखना चाहते हैं, होना नहीं चाहते। अब गुप्ता जी मेरे से बड़े हैं, मेरे लिए आदरणीय हैं, पूरा पिछला बैकग्राउंड उठा के देख लेंगे, वो क्या करके यहाँ बैठे हैं और मैं क्या करके बैठे हूँ, अपना पद समझ में आ जाएगा। वो कैसे किस पद पे विराजमान है, मैं कैसे किस पद पे विराजमान हूँ। ये जनता आईना है, सबको पता है। जनता के बीच में जाएं, जब जनता लीडर बनाएगी, जब जनता समझेगी वो जहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, ये सारी जनता समझदार है, सब जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र बबली जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबर अभी तक के इस मंच पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेश जी आपका, सुंदर जी आपका, लखन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और जाहिर सी बात है कि जो पंचायत चुनाव की बात थी, उम्मीद है कि जल्द हो जाएं, और एक बहुत महत्वपूर्ण महकमा आपके पास है, और पंचायतों को भी आपसे उम्मीद है, गांव को भी, और उसका फायदा शहरों को मिलेगा और हरियाणा के विकास को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक सार्थक चर्चा और सभी सवालों के बेहतरीन ढंग से बेबाकी से देवेंद्र बबली जी की ओर से जवाब दिए गए। सर शुक्रिया आपका। आपसे रिक्वेस्ट है आप मंच पर बने रहेंगे, क्योंकि कोरोना काल में जिन लोगों ने काम किया, एक दूसरे की मदद की, उनको हम बुलाना चाहेंगे मंच पर। DP गोयल जी,
फाउंडर कैनविन फाउंडेशन, आप आए सर। श्री परमिल कुमार जी, डायरेक्टर आईसीएस कोचिंग सेंटर, तो इनको सम्मानित करने के लिए दरअसल के गांधी जी, डायरेक्टर राहुल वायर्स, राकेश यादव, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी गुरुग्राम, लखन सिंह, पूर्व सरपंच शिकोहपुर गुरुग्राम। तो आप सभी आए और आपको सम्मानित किया जाएगा। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी हमारे बीच हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। तो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। जिस पल का इंतजार था वो पल आ चुका है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बीच हैं। कोरोना काल में जिन लोगों ने बेहतरीन काम किया, एक दूसरे की मदद की, उन लोगों को नाम, पहचान, सम्मान यहां पर दिया जा रहा है और कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हमारे बीच पहुंच चुके हैं। तो इससे पहले उनसे भी सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा, लेकिन जो लोग कोरोना वॉरियर्स रहे हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है। संजय शर्मा जी मंच पर आए, सीईओ हैं आप, ईसीओ ग्रीन। आरजी अग्रवाल जी, चेयरमैन धनुका एग्रीटेक लिमिटेड। नवीन कटियार जी, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आप, पलूक टेक्नोलॉजी। नरेश खरबंदा जी, एनडीएम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पुन्हाना। तो नरेश खरबंदा जी, एक बार फिर से मैं इनका नाम बता दूं, एनडीएम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पुन्हाना। आप सभी ने कोरोना वॉरियर के तौर पर भी भूमिका अदा की है और कोरोना काल में अपनी अपनी संस्थाओं के जरिए आप समाज की मदद करते आए हैं। तो आप सभी को एक मोमेंटो भेंट कर, स्मृति चिन्ह देकर इस कार्यक्रम को यादगार बनाने का हमारा प्रयास और कोरोना काल में जो काम किया गया, जो योगदान दिया गया, जाहिर है उसकी तारीफ, उसका सम्मान तो बनता के। तो कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली जी, सर रिक्वेस्ट है आपसे, आप ये स्मृति चिन्ह देकर इन्हें सम्मानित करेंगे। नवीन कटियार जी मंच पर आए सर, जिनके भी नाम लिए हैं, आप सभी से आग्रह है कि आप सभी मंच पर आए जल्दी जल्दी। इस कार्यक्रम को चूंकि आगे हम बढ़ाएंगे, केंद्रीय मंत्री जी हमारे बीच हैं, उनसे भी हम उनके मंत्रालय को लेकर, भारत सरकार के कामकाज को लेकर, कोरोना काल में जो लेकर, और चूंकि 8 साल के कार्यकाल को लेकर भी बात होगी, मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो क्या कुछ उपलब्धियां रही और क्या चुनौतियां रही। आरजे अग्रवाल जी, तो अपना अपना मोमेंटो, ये स्मृति चिन्ह, ये सम्मान आप सभी ग्रहण करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है। आरजे अग्रवाल जी। डीपी गोयल जी, फाउंडर कैनविन फाउंडेशन। कोरोना काल में आपकी फाउंडेशन ने बेहतरीन भूमिका अदा की है, आप लोगों की मदद करते रहे हैं, खासतौर पर हेल्थ के सेक्टर को लेकर काबिल तारीफ आपकी फाउंडेशन ने काम किया है। तो डीपी गोयल जी सम्मान ले रहे हैं। तो आप सभी जिनको सम्मानित किया जा रहा है इस कार्यक्रम में, वाकई आप सभी सम्मान के हकदार हैं। तो डीपी गोयल जी सम्मान ग्रहण कर रहे हैं और दूसरे भी कोरोना वॉरियर्स भी अपनी अपनी संस्थाओं के जरिए जिन लोगों ने संकट की घड़ी में, मुश्किल घड़ी में हाथ बढ़ाया के मदद का, उन तमाम लोगों को यहां पर सम्मानित किया जा रहा है। आप ले आइए आगे, आप ले आइए। लखन सिंह जी, सरपंच शिकोहपुर विलेज गुरुग्राम। अभी चर्चा में भी आपने इनको सुना, गांव के विकास के लिए क्या जरूरी है, कितना गांव का विकास हुआ है, कितना अभी बाकी है। राकेश यादव जी, आप डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं बीजेपी गुरुग्राम, आपको भी हमने अभी चर्चा में सुना। तो डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी गुरुग्राम राकेश यादव जी को ये स्मृति चिन्ह देकर हम इस कार्यक्रम को यादगार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे जैसे तो नरेश खरबंदा जी को सम्मानित हम कर रहे हैं इस मंच से, इस कार्यक्रम से। आप एनडीएम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पुन्हाना से हैं। चूंकि स्कूलों के लिए तो देखिए बड़ा मुश्किल रहा ये वक्त, वर्चुअल शिक्षा, वर्चुअल पढ़ाई, घरों से शिक्षा ग्रहण की गई, ये तमाम चीजें, अलग अलग तरह की परेशानियां हमने देखी हैं। बीसीएमएमडीयू हरीश शर्मा जी को बुलाना चाहूंगी, सर आप आए, और देवेंद्र बबली जी को, जो कि हमारे खास मेहमान हैं इस कार्यक्रम के, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उन्हें एक स्मृति चिन्ह देकर इस कार्यक्रम को यादगार बनाएं। तो देवेंद्र बबली हरियाणा कैबिनेट के एक बेबाक मंत्री के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं, विधायक के तौर पर भी बेबाकी से आवाज उठाते रहे हैं विधानसभा में।
अपने हलके यानी टोहाना के लिए मुद्दे उठाते रहे हैं और अब सरकार में एक महत्वपूर्ण भूमिका ही अदा कर रहे हैं। अभी डिस्कशन भी आपने सुना, चर्चा आपने सुनी, हर सवाल का जवाब दिया गया है और उन्हें भी यहाँ पर सम्मानित करने की हमारी कोशिश। शोल ढाकर हरीश शर्मा जी, वाइस चांसलर MMDU मुलाना, सम्मानित उन्हें कर रहे हैं और एक छोटा सा स्मृति चिन्ह खबरें अभी तक की ओर से। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः में हमारे खास मेहमान देवेंद्र बबली जी को हम सम्मानित यहाँ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, आप हमारे बीच पहुंचे और आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। बहुत शुक्रिया यहाँ पहुंचने के लिए। तो हमारे बीच केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं, उनसे भी सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करेंगे। तो इस कार्यक्रम के खास मेहमान हमारे बीच आ चुके हैं। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः इस कार्यक्रम के जरिए जो लोग कोरोना काल में बेहतरीन काम करते रहे, वॉरियर के तौर पर अपनी संस्थाओं के जरिए, अपने संगठन के जरिए, उनको हम सम्मानित करने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए। और साथ ही जो लोग जिम्मेदार हैं, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जो सरकार में जिम्मेदारी रखते हैं, संगठन में जिम्मेदारी रखते हैं, उनसे भी हम सवाल कर रहे हैं कि आप लोग किस तरह से जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे हैं। और ये मंच भी हमने दिया के बातचीत का, ये मंच हमने सवाल जवाबों का यहाँ पर रखा है, क्योंकि एक पैनल के जरिए, एक डिस्कशन के जरिए हम किसी निचोड़ तक पहुंचने का प्रयास करते हैं कि अलग अलग सेक्टर्स को लेकर क्या काम सरकारों ने किया है, कितना किया जाना था और अभी कितना किया जाना बाकी है। क्योंकि मोदी सरकार के 8 साल और हरियाणा सरकार के 2.5 साल, ये मौका ऐसा है इस कार्यक्रम का। जबकि बहुत शुक्रिया देवेंद्र बबली जी आपका, सर आप पहुंचे कार्यक्रम में, वक्त आपने दिया।